मैंने हिंदुस्तान के अत्यंत गरीब लोगों को देखा जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते यहां बैठे हुए। भवानीपट्टनम गांव में मैं सभा करने गया था। तो सभा आयोजन जहां पर था वो बहुत बड़ा मैदान था, बहुत सारे लोग उसमें आए थे। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की थी कि जो लोग मेरा व्याख्यान सुनने आए थे उनमें से बहुत थोड़े लोग मेरे सामने बैठे थे, ज्यादा लोग झाड़ के पीछे खड़े हुए, लेकिन व्याख्यान सुनना चाहते थे, झाड़ के पीछे खड़े हुए थे। मैंने एक आयोजक को कहा कि भाई ये जो झाड़ के पीछे लोग खड़े हैं इनको सामने लाके बिठाओ ना। तो उसने कहा वो नहीं आएंगे। तो मैंने पूछा क्यों नहीं आएंगे? तो उनका उनके शरीर पर इतना कापड़ नहीं है कि वो आपके सामने आके बैठ सके। वहां के गांव में मैंने देखा किसी भी घर में तो शायद दरवाजा नहीं, और झोपड़े जैसे घर, कोई भी घर कहलाने लायक स्थिति में था नहीं। 10 फीट 12 फीट का उनका छोटा सा झोपड़ा, उसी में 5-6 लोगों का परिवार रहता है। पता नहीं कैसे रहता है, मेरी कल्पना के बाहर। फिर उस गांव के सरपंच के घर में मैं गया तो सरपंच का घर भी वैसा ही। फिर सरपंच के घर में मैं गया तो मैंने सोचा उससे कुछ मैं बात करूं। तो मेरे साथ मेरे कई कार्यकर्ता थे जो उड़िया भाषा बोलते हैं। तो मैंने उनको कहा जरा सरपंच को बुलाओ। तो उन्होंने कहा वो आएगा नहीं, आप उसके घर चलो। तो मैंने कहा चलो। तो हम गए सरपंच के घर। तो सरपंच को जब हमने आवाज दिया, क्योंकि दरवाजा तो था नहीं तो हम क्या कहते, खटखट तो कर नहीं सकते, कुछ सांकल थी नहीं, आवाज दिया तो उसकी पत्नी बाहर आई। तो मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर कि उस बहन के शरीर पर 2 मीटर भी कापड़ नहीं जिससे वो अपने पूरे शरीर को लपेट सके। 2 मीटर भी कापड़ नहीं। फिर मैंने उसको कहा कि आप बाहर मत आओ, आप अपने अंदर जाओ, अपने पति को बाहर भेजो। तो वो बहन अंदर गई तो थोड़ा देर लगे उसके पति को बाहर आने में। तो मैं सोच रहा था क्यों बाहर नहीं आता। तो मुझे इतना तकलीफ हुई और मैं रो दिया उस दिन कि जो कापड़ लपेटकर पत्नी बाहर आई थी वही कापड़ पहन के पति बाहर आए। इतनी भयंकर गरीबी में हिंदुस्तान के कोटि कोटि लोग रहते हैं। मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न आता है कि इतनी गरीबी क्यों? क्या पाप किया है हमने? कौन से पाप की सजा ईश्वर हमें दे रहा है? क्यों इतनी भयंकर गरीबी में लोग हैं? गरीबी का अंदाजा आप लगाना चाहें तो रोज अखबारों में खबर आती है। अभी 1 सप्ताह पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में कटिंग काटा। कटिंग ये था, न्यूज ये थी कि छत्तीसगढ़ नाम का एक प्रदेश है, वहां पर एक गांव में 20 लोग, 4 परिवार के 20 लोग, उनको 1 सप्ताह से भोजन नहीं मिला करने को। तो उन्होंने क्या किया कि गांव में एक भैंस मर गई थी, तो मरी हुई भैंस का मांस खाया और बेचारे वो अगले दिन सब मर गए। 20 लोग एक साथ मर गए एक गांव। है कि 1 बरस में हिंदुस्तान में लगभग 2 लाख लोग मर जाते हैं भूख से या अत्यंत गरीबी से। हर बरस 2 लाख लोग मर जाते हैं। अब ये भारत देश जिसमें हम रहते हैं, जिसको हम चारों तरफ से देखते हैं, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि इस देश में गरीबी और भूखमरी से कोई मरना चाहिए। तो अनाज का उत्पादन भरपूर है इस देश में। अगर कोई मुझे ये कहे कि चूंकि अन्न उत्पादन कम होता है इसलिए लोग भूख से मरते हैं, तो मैं उस बात को मानने को तैयार नहीं। अनाज तो हमारे देश में सड़ रहा है, गोडाउन्स में पड़ा हुआ है। मैं अभी मुश्किल से महीने भर पहले इधर गया था, हरियाणा पंजाब की तरफ। अगस्त के पहले सप्ताह में पंजाब हरियाणा का मैंने दौरा किया। तो मैंने मेरी आंखों से देखा गांव के गांव में गेहूं के ढेर लगे हुए हैं, बोरे पर बोरे हैं, और बारिश में भीग रहे हैं पूरे के पूरे। कोई उनको सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वालों से पूछो कि भाई ये क्या होता, तो उन्होंने कहा हमारे पास जगह नहीं, हम कहां रखें इनको, जरूरत से ज्यादा पैदा हो गया है। तो गेहूं सड़ रहा है, चावल सड़ रहा है, दालें सड़ रही हैं, सब सड़ रहा है, लेकिन गरीब आदमी को खाने को नहीं मिल रहा है। इस परिस्थिति के बारे में पूरे देश में बहस हो रही है, संसद में भी बहस होती है। बड़े बड़े पुढ़ारी हैं, भाषण देते हैं गरीबी के बारे में, बेकारी के बारे में। विधानसभाओं में भी बहस होती है। कभी कभी इसके लिए बड़े सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, सिंपोजियम्स होते हैं। मेरे जैसे लोग भी कभी कभी जाते हैं उसमें। तो अभी थोड़े दिन पूर्व दिल्ली में ऐसा ही एक सेमिनार हुआ था, और दिल्ली में एक सेमिनार ऐसा हुआ जिसमें विषय ये था कि भारत में भयंकर गरीबी क्यों, ये विषय था उस सेमिनार। मुझे बहुत खुशी हुई कि उस सेमिनार में 5 भूतपूर्व पंत प्रधान आए थे, एक साथ सब उपस्थित थे। तो मुझे लगा कि सेमिनार बहुत सीरियस है, क्योंकि 5 भूतपूर्व पंत प्रधान एक साथ आ जाएं, ये तो बहुत ही अनहोनी घटना है।
जो साथ बैठ नहीं सकते वो सेमिनार में साथ आ जाएं, तो मुझे तो बहुत हैरानी हुई। मैंने कहा फिर भी चलो ठीक है। 5 भूतपूर्व पंत प्रधान कौन कौन से थे? पीवी नरसिम्हा राव थे, उसमें चंद्रशेखर थे, बीपी सिंह थे, एचडी देवेगौड़ा थे और इंद्र कुमार गुजराल थे। ये पांचों के पांच। और उनके अलावा बहुत बड़े बड़े पुढ़ारी वहां पे बैठे थे, बहुत बड़े बड़े नेता। सबके नाम लेना मुश्किल है क्योंकि समय जाएगा। जब वो बहस शुरू हुई सेमिनार में, तो हर एक पुढ़ारी को व्याख्यान देने का समय था। किसी को 5 मिनट, किसी को 10 मिनट, किसी को 15 मिनट। जब मैं सुन रहा था सभी के व्याख्यान, हर एक पुढ़ारी आता था और अपनी बात शुरू करता था, तो एक ही बात कहता था कि भारत में गरीबी है, भूखमरी है, बेकारी है। तो उसका कारण क्या है? तो वो कहता था लोक संख्या बाढ़, ये उसका कारण है। हर एक पुढ़ारी एक बात का समाधान करता था कि अपनी लोक संख्या बाढ़ है, इसलिए गरीबी है, इसलिए भूखमरी, इसलिए बेकारी। मैं सुनता रहा। जब मुझे बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि हर एक पुढ़ारी एक ही समाधान बता रहा है, लोक संख्या बाढ़। लोग फिर पुढ़ारी क्या बोलते हैं कि सख्ती से लोक संख्या कम होनी चाहिए, जबरदस्ती सबकी नसबंदी करा देनी चाहिए, सबको तो ऐसे कर देना चाहिए वैसे। ये सब वो समाधान प्रस्तुत करते थे। तब मुझे बहुत गुस्सा आया और मेरा फिर बाद में नंबर आया। तो नंबर जब आया तो मैंने सभी पुढ़ारियों को कहा कि आप सब मानते हैं कि लोक संख्या बाढ़ से देश की गरीबी और भूखमरी का संबंध है। मैं आपके सामने ये खड़ा होकर कहना चाहता हूं कि लोक संख्या बाढ़ से गरीबी बेकारी का कोई संबंध नहीं। तो वो कहने लगे कैसे? मैंने कहा अभी आप मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दे दो, फिर आप मुझे बताना। तो उन्होंने कहा आप प्रश्न करिए। तो मैंने पुढ़ारियों से सबसे पहला प्रश्न किया कि अपनी लोक संख्या बाढ़ कितनी? तो 1947 में आजाद हुए हम 15 अगस्त को, तब लोक संख्या 34 कोटि थी। अब लोक संख्या 101 कोटि है। तो 34 कोटि की लोक संख्या अगर 101 कोटि होती है तो लोक संख्या बाढ़ 3 पट, 3 टाइम्स हुआ ना, के 3 गुना हुआ, 3 पट हुआ। फिर मैंने कहा कि अब लोक संख्या 3 पट जब बढ़ी है तो गरीबी कितनी बढ़नी चाहिए? 3 पट। बेकारी कितनी बढ़नी चाहिए? 3 पट। माने जितनी लोक संख्या बाढ़ हुई उतनी तो गरीबी बेकारी बढ़नी चाहिए। तो मैंने उन्हीं पुढ़ारियों से पूछा, रिजर्व बैंक के आंकड़े मेरे पास थे, मैं सब फैक्ट्स एंड फिगर लेके गया था, उसमें काफी डॉक्यूमेंट्स लेके गया था, तो मेरे पास सब रखे हुए थे। मैंने एक फाइल निकाल के उनको दिखाया कि देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 1947 में भारत में गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग रहते थे, जो बहुत गरीब माने जाते हैं, उनकी लोक संख्या 4 कोटि थी। 4 कोटि। अब सरकार का सेंसस ये कहता है कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या हो गई है 45 कोटि। तो गरीबी कितने पट बढ़ गई? 11 पट लगभग हुई कि नहीं? 4 कोटि से 44 कोटि हो तो 11 पट, और 45 हुई तो 11 पट से थोड़ा और ज्यादा, 11 टाइम्स हमारी गरीबी बढ़ी। लोक संख्या बढ़ी 3 पट, गरीबी बढ़ी 11 पट। तो क्या संबंध है भाई, बताओ? आप ऐसा कहते हो। दुनिया में एक अर्थशास्त्री हुआ था यूरोप में, उसका नाम था माल्थस। माल्थस नाम का इकोनॉमिस्ट था। उसकी एक थ्योरी है, उसकी एक सिद्धांत है। वो थ्योरी हमारे देश के अर्थशास्त्रियों ने रट ली है। जैसे पोपट होता है ना, तोता, वो रट लेता, तो वैसे ही अपने पुढ़ारियों ने रट लिया। माल्थस ने एक सिद्धांत दिया कि जो देश में लोक संख्या बाढ़ होगी वही देश में गरीबी, वही देश में भूखमरी, वही देश में मारामारी होगी। ये माल्थस कहता था। तो हमारे पुढ़ारी कहते हैं माल्थस कहता था। तो मैंने कहा माल्थस को कुएं में फेंको। अगर माल्थस ये कहता था तो सच्चाई कहां है उसके जैसी? माल्थस कहता था कि गरीबी बढ़ने से भूखमरी बढ़ती है, गरीबी बढ़ने से बेकारी बढ़ती है, और लोक संख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है। तो आप देख लो, लोक संख्या 3 पट बढ़ रही है, गरीबी तो 11 पट बढ़ रही है। अगर माल्थस का सिद्धांत लागू करें तो जितनी गरीबी बढ़ रही है उतनी ही लोक संख्या बाढ़ होनी चाहिए। लोक संख्या बाढ़ 3 पट तो गरीबी 3 पट होनी चाहिए। तो आज देश में सिर्फ 12 कोटि लोग गरीब होने चाहिए, अब तो 45 कोटि। तो पुढ़ारी सब चुप हो गए। फिर मैंने उनको एक दूसरा प्रश्न किया। मैंने कहा दूसरे प्रश्न का जवाब दो। तो कहने लगे दूसरा प्रश्न आपका क्या? मैंने कहा दूसरा प्रश्न ये है कि आप बोलते हो कि लोक संख्या बाढ़ से ही बेकारी बढ़ती है। तो 1947 में हमारी लोक संख्या 34 कोटि थी, तो बेरोजगार लोगों की संख्या 2 कोटि थी। आज हमारी लोक संख्या 101 कोटि है, तो बेकारों की संख्या 20 कोटि है। तो लोक संख्या तो 3 पट बढ़ी है, बेकारी तो 10 पट बढ़ गई। तो इसका क्या संबंध है, आप बता दो मुझे। तो कोई बोला नहीं, सब चुप होकर बैठ गए। फिर मैंने कहा कि मैं बताऊं? तो उन्होंने कहा आप बताओ क्या कारण है फिर गरीबी बेकारी बढ़। मैंने कहा गरीबी और बेकारी बढ़ने का कारण आप सब लोग हैं जो यहां बैठे।
कहने लगे आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मैं सही कह रहा हूं। अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है तो आप बैठिए, मैं आपको बताता हूं कि आप गरीबी बेकारी बढ़ने का कारण कैसे है। तो कहने लगे कैसे? मैंने कहा देखिए ऐसा है, आप मुझे ये बताइए पिछले 54 वर्षों में 1947 से 2001 करीब 54-55 ईयर्स हो गए हमको, आपने कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई? तो पुडारी बोलने लगे 9 पंचवर्षीय योजना बनी। पहली पंचवर्षीय योजना 1952 में। तो मैंने कहा पंचवर्षीय योजना आपने किसके लिए बनाई? कहने लगे गरीबी दूर करने के लिए, बेकारी दूर करने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा दूर हो गई क्या? कि नहीं हुई। तो जैसे जैसे पंचवर्षीय योजनाएं बनती गई, गरीबी बढ़ती गई, बेकारी बढ़ती गई। और फिर मैंने उन्हीं पुढारियों में से एक को पूछा कि आपने पंचवर्षीय योजना में पैसा कितना खर्च किया? तो कहने लगे राजीव भाई एक पंचवर्षीय योजना में 10 लाख कोटि खर्च हो जाता है। 10 लाख कोटि एक पंचवर्षीय योजना। तो मैंने कहा 9 पंचवर्षीय योजनाएं आपने लागू कर दी पूरे देश में, 10वीं शुरू होने जा रही है। तो इसका सीधा अर्थ यह है कि हमारे पुढारियों ने पिछले 54 वर्षों में 90 लाख कोटि रुपए खर्च कर दिया। यही तो हिसाब हुआ ना। एक पंचवर्षीय योजना में 9 लाख कोटि खर्च होता है, तो 10 पंचवर्षीय योजनाओं में 90 लाख कोटि हुआ कि लगभग 90-100 लाख कोटि। तो मैंने उनको कहा कि आपने 90 लाख कोटि रुपए खर्च कर दिया 9 पंचवर्षीय। 10वीं बनने जा रही है, उसमें और आप 9 लाख कोटि खर्च करोगे तो 99 लाख कोटि तो मान लो कि खर्च हो गया। और आप कहते हो गरीबी खत्म नहीं होती, बेकारी खत्म नहीं होती। तो ये पैसा गया कहां से? आप तो कहते हो खर्च कर दिया, और दिखता है नहीं कि गरीबी दूर हुई, बेकारी नहीं। अब मैंने उनको कहा, सब पुढारियों को, जिसका वो जवाब नहीं दे रहे थे मुझे, मैंने उनको कहा कि अगर आपने ईमानदारी से ये जो 90 लाख कोटि रुपए पंचवर्षीय योजनाओं में खर्च किया गरीबी दूर करने के लिए, आपने इतना ही किया होता कि ये रुपया सीधे लोगों को दे दिया होता तो जरूर इस देश की गरीबी दूर हो जाती। तो कहने लगे कैसे? मैंने कहा हिसाब समझ लो, पूरी लोक संख्या 100 कोटि है और खर्चा हुआ है हमारे ऊपर 90 लाख कोटि। तो हिसाब जानते हैं क्या निकलता? एक एक व्यक्ति को 9 लाख रुपए मिल जाता। 9 लाख। अब एक व्यक्ति को हम 9 लाख रुपए दे सकते थे जितना अभी तक विकास हुआ। अच्छा, और ये एक व्यक्ति बोल रहा हूं मैं, एक परिवार नहीं बोल रहा हूं, अभी तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक व्यक्ति को हम 9 लाख रुपए दे देते तो एक परिवार को कम से कम 35 लाख रुपए तो दे ही देते। एक परिवार में 5 लोग हैं मान लो, 100 कोटि में तो सब है ना, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े हैं सब। तो मैंने कहा उनको कि अगर आप ईमानदारी से ये पंचवर्षीय योजना नहीं बनाते और ये सारा पैसा देश के लोगों को सीधे दे देते तो एक एक परिवार को 35 लाख रुपए मिल जाता, तो हम कम से कम लखपति तो होते ही सबके सब। होते कि नहीं होते? और अगर 35 लाख रुपए एक परिवार के पास होता तो कुछ धंधा तो कर सकता था। कुछ नहीं करता, मान लो टैक्सी चलाता, कल्पना करो, तो 5 लाख रुपए में एक टैक्सी तो आती ही है ना। अरमाडा ले लो या कुछ भी ले लो, महिंद्रा की ले लो या किसी टाटा सुमो ले लो, 5 लाख की एक आती है। तो हर एक परिवार के पास 5-5 गाड़ियां होती कम से कम, और हर एक के पास 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट होता। 5 गाड़ियों के ऊपर 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट, और 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट 10% ब्याज भी मिले बरस का। तो आप सोचो, उसके ब्याज से ही हमारा घर खर्च चल रहा होता, हमें तो भूखमरी बेकारी होती ही नहीं। अगर हम ऐसा भी करते कि मान लो टैक्सी ही नहीं खरीदते, 35-35 लाख हमने दिया लोगों को, लोग उसको बैंक में एफडी कर देते, तो हर एक परिवार को साल में 3-3.5 लाख रुपए ब्याज का मिलता। साल में 3.5 लाख रुपए, तो महीने में कितना? कम से कम 30,000 तो बैठेगा ही। तो महीने में 30,000 रुपए की आमदनी दर एक फैमिली की होती, चाहे वो खाकपति, चाहे रोडपति, चाहे करोड़पति। तो हर एक आदमी को महीने में 30,000 रुपए की आमदनी होती, तो वो भैंस का घास खा के मरता या भैंस का मांस खा के मरता? ये कैसे हो गया? तब वो सब पुढारी शांत हुए, फिर कहने लगे कि आपकी बात कुछ तो समझ में आ रही है। मैंने कहा अगर आप थोड़े और ईमानदारी से समझने की कोशिश करें तो मैं आगे भी आपको समझा सकता हूं। तो कहने लगे क्या करें? मैंने कहा आप ये सब सरकार चलाना बंद कर दो।
सब बंद कर दो। तो कहने लगे फिर क्या होगा? मैंने कहा मैं उसका रास्ता बताता हूं। आप सरकार बंद कर दो, फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट सब बंद करो, प्लानिंग कमीशन बंद कर दो, सब बंद कर दो, बजट सब बंद कर दो, क्योंकि आपने सिद्ध कर दिया, 54 साल हमने आपको समय दिया, आपने पूरे पैसे को पता नहीं कहां खड्डे में डाला। आप बोलते हो कि 90 लाख कोटी हमने खर्च किया, लेकिन वो हुआ ही नहीं, गरीबी तो दूर नहीं हुई, बेकारी दूर नहीं। तब मैंने उनको कहा कि आपको याद है, आप जो लोग हैं इन्हीं में से एक व्यक्ति थे, भूतपूर्व पंत प्रधान, उनका नाम था श्री राजीव गांधी। तो मैंने कहा वो आप में से थोड़े बेहतर थे। तो कहने लगे क्यों? मैंने कहा वो थोड़े स्पष्ट वक्ता थे, बोल देते थे जो मन में था। तो एक दिन उन्होंने लोकसभा में कह दिया कि मैं दिल्ली से 1 रुपया जब काश्तकार को भेजता हूं तो नीचे 15 पैसा पहुंचता। इसका अर्थ यह है कि दिल्ली से काश्तकार के बीच की व्यवस्था में कहीं तो छेद है, पहुंचता ही नहीं उसके पास। अच्छा, ये बात राजीव गांधी ने कही थी 1989 में, 1989 में। तब घोटाले बहुत कम होते, भ्रष्टाचार कम होता। अब मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली से शायद वो 1 रुपए भेजते होंगे तो काश्तकार तक 5 पैसा भी नहीं पहुंचता होगा। तो ये जाता कहां है सब? आप तो दिल्ली से भेज रहे हो, पंचवर्षीय योजना बना रहे हो, बजट चला रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए उसमें खर्च हो रहा है, लेकिन होता तो कुछ नहीं है। गांव में असलियत तो कुछ और है। पीने को पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं, चलने को सड़क नहीं, दवा नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो कुछ परिस्थिति तो विपरीत है। आप तो कहते हो हम तो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। और ये सब पुढ़ारी लोग जब सरकार चलाते हैं तो हमसे टैक्स लेते हैं, क्या बोलकर कि हम देश का विकास करेंगे। तो आप टैक्स देते हैं, मैं भी टैक्स देता हूं। कितना टैक्स देते हैं? यहां बैठा हुआ हर एक नागरिक 5,000 रुपए टैक्स देता है बरस में, एवरेज। हो सकता है आप में से तो लाखों रुपए टैक्स देने वाले भी होंगे, लेकिन मैं एक एवरेज बता रहा हूं, क्योंकि आप में से बहुत लोग इनकम टैक्स देते होंगे तो लाखों रुपए जाता होगा, लेकिन कोई आदमी तो शायद नहीं दे पाता। तो मैं एक एवरेज बता रहा हूं। पूरे देश में 100 कोटि की लोक संख्या है और सरकार का जो टोटल टैक्स कलेक्शन है एक बरस का वो 5 लाख कोटि का है, जिसमें 2 लाख कोटि केंद्र का है, 3 लाख कोटि राज्य सरकारों का। तो हर एक व्यक्ति औसतन 5,000 रुपए टैक्स देता है बरस में। तो हम सब जो 5,000 रुपए बरस में टैक्स देते हैं, अब आप जरा अकोला के बारे में कल्पना करो। अकोला की लोक संख्या कितनी है? 4 लाख, और हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है 5,000। तो 4 लाख में 5,000 का गुणा कर लो। नहीं, 2 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। 20 करोड़ या 200 करोड़? 4 लाख में 5,000 का गुणा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 बिंदी तो वो, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और फिर और 200 करोड़। अब आप जरा सोचो, आप सब अकोला वाले मिलकर 200 करोड़ रुपए का टैक्स भर रहे हो एक बरस में। अच्छा, आप में इतनी अकल नहीं है क्या कि ये 200 करोड़ का जो टैक्स हम भर रहे हैं इसको अपने ही अकोला में रोक लें और इससे पूरे अकोला की व्यवस्था को सुधार लें? ये संभव नहीं है क्या? अच्छा, और आप जरा कल्पना करो कि जितना टैक्स में आप हर बरस भरते हो उसका देना बंद कर दो पुढ़ारियों। मान लो टैक्स देना बंद कर दो, और ये मैं खुलेआम बोलता हूं चैलेंज देकर के, एक समय आएगा कि आपको टैक्स देना बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सब हरामखोर आपका पैसा खाते ही रहेंगे। तो आप टैक्स देना बंद कर दो, और ऐसा करो अकोला में एक समिति बना लो, सब लोग मिलकर उस समिति में कुछ व्यवस्था कर लें। XYZ किसी भी व्यक्ति को जिनको आप अच्छा मानते हो रख लो, उसमें पुढ़ारियों का प्रवेश वर्जित है, बाकी सबके लिए खुली छूट। तो वो समिति बन जाए और 200 कोटि रुपए हर बरस अगर आपके पास आए तो क्या आप 200 कोटि रुपए में अकोला में पीने का पानी नहीं दे पाएंगे? आप बताओ। चलने को सड़क नहीं दे पाएंगे, खाने को रोटी नहीं दे पाएंगे? मैं तो अकोला के हिसाब से बोलता हूं कि 200 कोटि रुपए दर बरस अगर आप ले भी लोगे तो अकोला की संपूर्ण व्यवस्था को चलाने में मुश्किल से मुश्किल 50 कोटि का खर्च आएगा। 150 कोटि हर साल बैलेंस रहेगा, जो सरप्लस होगा आप तो अकोला के साथ 10 और जिले की व्यवस्था चला सकते। तो ये बात मैंने पुढ़ारियों को कही कि आप देश के ऊपर रहम करो महाराज, आप पधार जाओ इस देश में से, कहीं दुनिया में जगह मिले वहां चले जाओ, हमको हमारे हाल पे छोड़ दो, हम हमारा टैक्स इकट्ठा करके अपने शहर की व्यवस्था चला सकते। क्या मुश्किल है इसमें? अच्छा आप बताओ, हम घर चलाते हैं तो शहर नहीं चला सकते क्या?
जो लोग घर चला सकते हैं, परिवार चला सकते हैं, वो मोहल्ला चला सकते हैं, और जो मोहल्ला चला सकते हैं वो एक वार्ड को चला सकते हैं, और वार्ड चला लिया तो 50 वार्ड को चला लेंगे तो शहर भी चल जाएगा। पुढ़ारियों की जरूरत क्या आपने? ये पार्टियों के लोग आते हैं, वोट मांग के ले जाते हैं, करते वही हैं जो पुरानी पार्टी करती है, नया तो कुछ करते वरते नहीं। जैसे पुरानी पार्टी करती थी वैसे नई पार्टियां करती हैं। तो अब हम करें क्या? तो मैंने उन सबके सामने कहा कि आप लोग अगर थोड़ा इस देश पर दया कर दो तो देश की गरीबी, भुखमरी, बेकारी सब दूर हो जाएगी। तो कहने लगे कैसे दूर हो जाएगी? मैंने उनको समझाया उनके सामने। मैंने उनको कहा कि आप लोग जो सरकार चलाते हैं उनका खर्च क्या है सरकार चलाने का? तो हमारे देश में पुढ़ारी नंबर 1 जिनको हम राष्ट्रपति कहते हैं, आप जानते हैं उनका एक बरस का खर्च 18 कोटि रुपए का। एक बरस का 18 कोटि रुपए जो हम देते हैं उनको, कहां से देते हैं? टैक्स के पैसे में से। तो 18 कोटि रुपए पुढ़ारी नंबर 1 राष्ट्रपति का खर्च। तो एक बरस का 18 कोटि, तो महीने का 1.5 कोटि, तो दिवस का 5 लाख रुपए। एक दिवस का राष्ट्रपति का खर्च 5 लाख रुपए। और एक दिवस में भारत में 5 कोटि लोग हैं जिनके पास 50 पैसा नहीं खर्च करने। हमारे देश की सरकार के आंकड़ों के अनुसार 25 कोटि लोगों को दिवस में खर्च करने को 5 रुपया नहीं है, 10 कोटि के पास दिवस में 1 रुपया नहीं है, 5 कोटि के पास तो 50 पैसा नहीं। इसका मायने यह है कि 45 कोटियों के पास एक एवरेज के हिसाब से 6.5 रुपए दिवस का नहीं है खर्च करने। अगर मैं तीनों को ऐड करके बोलूं तो ऑन एन एवरेज, तो हमारे देश में 45 कोटि लोगों को दिवस में 5 रुपए नहीं है खर्च करने के लिए, और राष्ट्रपति नाम के पुढ़ारी को दिवस में 5 लाख रुपए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपने राष्ट्रपति को बनाया है कि राष्ट्रपति ने आपको बनाया? आपने बनाया ना, तो मालिक आप हैं या वो? तो राष्ट्रपति कौन है? नौकर। आपने दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था देखी है जहां मालिक भूखा मरे और नौकर मजा करे? आप बताओ, दुनिया में कहीं आपने ऐसी व्यवस्था देखी कि मालिक तो भूखा मरे और नौकर मजा करे? आप अपने व्यापार में ऐसे किसी नौकर को रखेंगे? आप दुकान चलाते हैं, दुकान में ऐसा नौकर रखेंगे कभी कि नौकर मलाई खाए और मालिक भूखा मर जाए? तो जो देश का मालिक है, जिसको हम वोटर कहते हैं, देश का नागरिक कहते हैं, जो टैक्स देता है, लेजिटिमेट सिटीजन है, नेचुरल बॉर्न सिटीजन है, वो भूखा मर रहा है। और हमारे देश के पुढ़ारियों की पगार पे एक एक व्यक्ति पर 18 कोटि रुपए खर्च हो रहा है। फिर राष्ट्रपति की पगार तो 18 कोटि, उनके नीचे उपराष्ट्रपति, उनकी पगार का खर्च एक बरस का 13 कोटि। एक बार मैंने ये भी माहिती लेने की कोशिश की कि ये लोग काम क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? आप पूछो क्या काम करते हैं उनसे। तो राष्ट्रपति का काम है कि लोकसभा से कोई फाइल जाती है उस पर सही करना। तो कितने दिन फाइल जाती है? बरस में 1 महीना बस। क्यों? बाकी दिन लोकसभा चलती ही नहीं, और चलती भी है तो वहां दंगल होता। लोकसभा तो अखाड़े से भी ज्यादा बुरी हो गई, क्योंकि अखाड़े में भी जो दंगल होता उसके नियम कायदे कानून, वहां तो कुछ नियम ही नहीं है, कायदे ही नहीं, कानून ही नहीं। कोई किसी की पैंट उतार रहा है, कोई किसी की खींच रहा है, कोई किसी की खींच रहा है, यही लगा रहता है लोकसभा। और कभी कभी तो ऐसी हालत होती है लोकसभा की कि वो बेचारा जो अपना अध्यक्ष है वो ठक 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 पीटता रहता, कोई किसी की सुनता ही नहीं। लगे जिंदाबाद मुर्दाबाद, ऐसे जैसे गली के चौराहे पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं वो सदन के अंदर। और जब राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष बहुत परेशान हो जाता है तो सदन को स्थगित कर देता। तो वो यही तो चाहते हैं कि सदन स्थगित होता रहे और पगार उनको बढ़ती रहे। तो सदन स्थगित हो जाता, फिर काम ही नहीं होता, और ऐसे दिवस लोकसभा में बहुत बर्बाद होते हैं। भारत देश के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जिनका नाम है पीए संगमा, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक पुस्तक छोटी सी लिखी है, उसमें कहा है कि आज से 50 बरस पहले लोकसभा में जितना काम होता था आज उसका 10% भी नहीं होता। 10% काम नहीं है लोकसभा। तो चूंकि लोकसभा में काम नहीं हो तो राष्ट्रपति को काम नहीं, लोकसभा काम करे तो राष्ट्रपति को काम हो, लोकसभा काम ही नहीं करती तो राष्ट्रपति को काम, और काम होता भी है तो सिर्फ सही करने। तो सही करने का काम करने के लिए हमने एक नौकर रखा है, उसको 5 लाख रुपए दिवस की हम पगार देते हैं। क्या विचित्र देश है ये। और हिंदुस्तान में जो मालिक है इस देश का
काश्तकार, मजदूर, अध्यापक, विद्यार्थी, आप, मैं, हम सब जो रोज 8-8 घंटे मेहनत करें, 10-10 घंटे खेती में मेहनत करें, उनको 40 रुपए नहीं मिलता, 50 रुपए नहीं मिलता, 60 रुपए नहीं मिलता। बेचारे 10-10, 15-15 रुपए पे काम करने को तैयार है। कल मैं उरण नाम के गांव में गया, वहां मेरे एक परिचित मित्र हैं निमाड़े से, मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा, राजीव भाई हमारे गांव की तो परिस्थिति ऐसी है कि बहनें, महिलाएं पूरे दिवस खेत में काम करें तो भी 25 रुपए नहीं मिलता उनको। तो हमारे देश का काश्तकार दिवस भर खेती में काम करे, मर जाए तो उसकी पीठ टूट जाए, क्योंकि जब वो खेती करता है, धान की खेती करे तो उसकी पीठ टूट जाती है, झुके 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 धान की रोपाई करनी पड़ती है। वो काश्तकार को दिवस में 25 रुपए भी न मिले और राष्ट्रपति को सिर्फ सही करने के लिए दिवस का 5 लाख रुपए खर्च। ये व्यवस्था अपने देश में। और राष्ट्रपति महोदय जिस घर में रहते हैं वो घर कैसा? 350 कमरे एक घर में। शिवाजी महाराज का महल भी नहीं था ऐसा, तो 350 किसी राजा का महल नहीं था 350 का। राष्ट्रपति के महल में 350 कमरे। मैंने एक दिन उनको कहा, मेरे कुछ मित्रों को जो पुढ़ारी हैं, कि राष्ट्रपति 2 पति पत्नी हैं बस, एक पति और एक पत्नी, और तो कोई है नहीं घर में, तो ये 2 लोग 350 कमरे में रहते कैसे हैं? आप मुझे जरा ये समझो, कैसे रहते? कुछ हिसाब ही नहीं बैठता उसका। मैंने एक दिन ये सोचा कि वो एक दिवस या एक रात एक कमरे में सोएं, दूसरे दिवस दूसरे कमरे में सोएं, तीसरे दिवस तीसरे कमरे में सोएं, तो भी 1 बरस के बाद पहले कमरे का नंबर आएगा। 1 बरस के बाद, क्योंकि 1 बरस में दिन 365, 15 दिवस छुट्टी के निकाल दो। हालांकि राष्ट्रपति की छुट्टी उससे ज्यादा है, 3 महीने की छुट्टी है उनकी, तो मैं तो 15 दिवस ही की बात करता हूं, तो 15 दिवस छुट्टी के निकाल दो, हर दिवस वो 1 कमरे में सोएं, तो भी 350 कमरे का हिसाब कुछ समझ में नहीं आता। वो रहते हैं उतने बड़े घर में। हो सकता है राष्ट्रपति बनने के पहले उनके पास 2 ही कमरे का घर हो, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद, माने हमारा नौकर बनने के बाद, उनको आलीशान महल मिलेगा। जब वो हमारे जैसे हैं तब वो 2 ही कमरे के घर में रहेंगे, लेकिन जब हमारे नौकर बन के सही करने के लिए बैठेंगे तो उनको 350 कमरे का घर मिलेगा। ये व्यवस्था अपने देश में। अब वो जो 350 कमरे का घर है, उसकी सफाई होती है, तो उसमें तो 400 से ज्यादा तो कर्मचारी हैं झाड़ू लगाने वाले, फिर पीछे से पोछा लगाने वाले, दिवस भर उसमें सफाई चलती रहती, दिवस भर। मैं तो कई बार गया हूं वहां। और फिर वहां पे रसोई हैं, डॉक्टर हैं, 20 डॉक्टर हैं, 20। अब पता नहीं कैसे इलाज होगा। एक डॉक्टर हो तो कुछ समझता भी है भाई उसको क्या बीमारी है क्या नहीं। अब 20 डॉक्टर एक साथ खड़े हो गए और राष्ट्रपति एक बीमार, कैसे इलाज करेंगे कुछ मुझे तो नहीं समझ। वो एक डॉक्टर एक डायग्नोसिस करेगा, दूसरा दूसरी करेगा, तीसरा तीसरी करेगा, पता नहीं कैसे इलाज। अभी हिंदुस्तान की परिस्थिति यह है कि गांव में 2-2 लाख लोगों के मरीजों पर एक डॉक्टर नहीं, और राष्ट्रपति के ऊपर 20 डॉक्टर। और जब वो चलते हैं तो 25-30 कारें उनके साथ चलती, 25-30 कम से कम। एक बार मैंने किसी को पूछा कि भाई इतनी कार क्यों चलती है? एक कार काफी है उनके लिए। तो उन्होंने कहा हम इसलिए 25-30 कार चलाते हैं कि उनके ऊपर कोई अतिरेकी हमला ना करे। तो मैंने कहा आप इसकी क्या गारंटी लेते हैं? तो उन्होंने कहा हम ऐसी गारंटी लेते हैं कि राष्ट्रपति किस कार में ये पता ही नहीं चलता। तो एक ही कार में वो बैठते हैं, बाकी सब खाली होती, सिर्फ ड्राइवर रहता, आगे पीछे लाइन से चलती है। एक में वो बैठते हैं, बाकी खाली चलती है। तो वो जब चलती हैं तो उनके डीजल पेट्रोल का खर्च वो अलग से है। तो कुछ समझता नहीं अपने को, तो ये क्या चलता अपने लिए। फिर उपराष्ट्रपति है, उनको तो बरस का खर्च 13 कोटि का, उनका तो कुछ भी काम नहीं। राष्ट्रपति तो भी सही करते, उपराष्ट्रपति का तो वो भी काम नहीं। एक बार मैंने किसी को पूछा ये उपराष्ट्रपति क्यों बनाए आपने, काम तो कुछ है नहीं। तो वो कहते हैं कि राजीव भाई राष्ट्रपति मर गए तो अब मैंने उनसे पूछा कि मर गए तो, मरे तो नहीं अभी तक। पिछले 50 वर्षों में ऐसा कभी हुआ नहीं कि राष्ट्रपति मरे और उपराष्ट्रपति को काम आया, वो होता ही नहीं है। तो अगले 100 बरस भी नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। लेकिन पोस्ट बराबर चालू और खर्चा उनका बराबर।
तो उनका खर्च है। फिर उपराष्ट्रपति के नीचे पंत प्रधान, उनका बरस का खर्च 11 कोटि का। फिर उसके नीचे मंत्री, 73 मंत्री हैं। 73 मंत्रियों में 36 मंत्री हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। हाँ, मैं आपको सच बात बता रहा हूं। उपराष्ट्रपति के नीचे पंत प्रधान, उनका बरस का खर्च 11 कोटि का। फिर उसके नीचे मंत्री, 73 मंत्री हैं। 73 मंत्रियों में 36 मंत्री हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। हाँ, मैं आपको सच बात बता रहा हूं। एक अंदर की बात बताता हूं, सरकार के अंदर जो 36 मंत्री हैं, उन्होंने अभी एक एसोसिएशन बनाया, संगठन बनाया सरकार के अंदर। सरकार के अंदर आप समझते हैं संगठन बनता है वहां भी। उन्होंने क्यों बनाया? तो एक मंत्री को मैंने पूछा, भाई आपने क्यों एसोसिएशन बनाया? तो उन्होंने कहा हमने प्रधानमंत्री को एक मेमोरेंडम दिया, ज्ञापन दिया। तो क्या बात का? कि हमको काम दो। काम ही नहीं है हमारे। तो मैंने पूछा आप दिवस भर करते क्या है? कि बस बैठते हैं एसी में, सवेरे आते हैं, शाम को घर चले जाते हैं, कुछ उसमें देखते रहते हैं टीवी वगैरह, और तो कुछ काम है नहीं। और काम क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बार ऐसा मंत्रिमंडल बना देश में जिसके मंत्रियों की जरूरत ही कम थी। ज्यादा से ज्यादा 40-45 मंत्री बहुत होते हैं दिल्ली में, अभी तो 73 मंत्री। काम कहां से आए? लेकिन खर्चा उनका सबका मंत्रियों वाला। फिर उन मंत्रियों के नीचे मुख्यमंत्री, पूरे देश में 28 मुख्यमंत्री। दर एक मुख्यमंत्री का साल का खर्च 10 कोटि, तो 28 का 280 कोटि। फिर 28 राज्यपाल मुख्यमंत्री के ऊपर, हर एक राज्यपाल का 11-12 कोटि का खर्च, तो 300 कोटि वो। फिर राज्य सरकार में मंत्री, केंद्र के अलग, राज्य के अलग। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मेरे राज्य सरकार में 90 के ऊपर 94 मंत्री इस समय, 94। और उनमें से 18 मंत्री हैं जिनको कहते हैं मिनिस्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो, बिना खाता मंत्री। खाता कहां से लाए? लेकिन मंत्री है सब, आएगा कहां से? और जो मंत्री खाता के बगैर हैं, उनका एक बरस का चाय पानी का खर्च 1 कोटि 36 लाख रुपए का। चाय पानी का खर्च, खाता नहीं है लेकिन चाय पानी, शायद चाय पानी के लिए ही मंत्री। फिर एक बार मैंने किसी पुढ़ारी को पूछा यूपी में कि भाई इतना जंबो मंत्रिमंडल क्यों? तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए तो बना नहीं पड़ता। तो मैंने कहा मेरे उत्तर प्रदेश में 405 आमदार होते हैं, पहले तो 425 थे, फिर जब से उत्तरांचल अलग हुआ तब से हमारे यहां 405 आमदार। तो मैंने कहा एक दिन आएगा सब आमदार को मंत्री बनाओगे, क्योंकि हर एक का वोट चाहिए मुख्यमंत्री, और सबके लिए मंत्री की गाड़ी दोगे, लाल बत्ती दोगे, हरी बत्ती दोगे, सब करोगे। और उनके लिए रहने को घर फ्री है, बंगला फ्री है, बिजली फ्री है, मोबाइल फोन फ्री है। आप जानते हैं हर एक मंत्री को मोबाइल फोन फ्री है। और उनको जो मोबाइल मिला हुआ है वो रोमिंग है, ऑल इंडिया है। वो फोन करें या न करें, 8,000 रुपए महीने का तो उसका बिल है, 8,000 रुपए महीने का बिल है। वो फोन करें या न करें, हर एक मंत्री को ऑल इंडिया मोबाइल, स्टेट में भी और सेंट्रल में। फिर उसके बाद जब वो सदन नहीं चलता, माने विधानसभा नहीं चलती, लोकसभा नहीं चलती, और अपने क्षेत्र के दौरे पर होते हैं, तो वो अलाउंस अलग से मिलता, कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से मिलता। फिर गाड़ियों में डीजल पेट्रोल मिलता। केंद्र के मंत्री को बड़े आराम से बरस में 400 लीटर डीजल या पेट्रोल फ्री है, मिनिमम इतना तो है। फिर हवाई जहाज की यात्रा फ्री है, फिर रेल की यात्रा फ्री है। तो क्या क्या नहीं है उनको। एक एक घर के मंत्री को मैंने देखा 5-5 एकड़ में घर बना हुआ है, 5 एकड़, और उसमें वो भाजी करते हैं और भाजी भी बाजार में बेचते हैं, उसकी भी कमाई कर लेते हैं। आप हंसिए मत, मैं आपको सच्ची बात बोल रहा हूं। दिल्ली में कई मंत्रियों के घर में मैंने देखा वो भाजी पाला करते हैं और बाजार में बेच के उसका भी नफा लेते हैं, क्योंकि 5 एकड़ का प्लॉट है, क्या करेंगे उसमें, रह तो सकते नहीं, तो उसमें खूब करते हैं, तो उसमें से कमाई करते हैं। तो ये परिस्थिति है। फिर एक दिन मैंने क्या किया कि इसके ऊपर 800 खासदार अपने देश में, और 800 खासदार के ऊपर 4025 आमदार पूरे देश में। हर एक खासदार का एक महीने का खर्च 1 लाख रुपए। और ये जो पगार बाढ़ हुआ ना अभी 15-20 दिवस पूर्व, 3 पट पगार बाढ़ किया, तो पगार बाढ़ के बाद अब खासदार का महीने का खर्च हो जाएगा 3 लाख रुपए। अभी तक 1 लाख रुपए महीने था, 3 लाख। अब आप देखो ये चतुराई क्या है। आप अगर अखबार पढ़ोगे तो उसमें खबर ये है कि पहले उनको पगार थी 4,000 रुपए मासिक, अब 12,000। ये तो बेसिक है, इसके ऊपर बहुत कुछ होता है। ये तो आपको मुझको मूर्ख बनाने के लिए बेसिक सैलरी है।
इसके अलावा जो उनको दिया जाता है उनके डिपार्टमेंट के, उनके सेक्रेटरी के, उनके असिस्टेंट के नाम पर, उनके पूरे ऑफिस के नाम पर, फिर उनको बिजली के खर्चे के नाम पर, पानी के खर्चे के नाम पर, घर खर्चे के नाम पर, फिर हवाई जहाज की यात्रा, वो सब मैंने एक बार जोड़ा तो एक खासदार का महीने का औसतन खर्च ₹1,00,000 और अब पगार बाढ़ के बाद हो जाएगा ₹3,00,000। अच्छा, अब ₹3,00,000 खासदार की पगार हो गई, माने खर्चा 1 बरस का, तो भी खासदार संतुष्ट नहीं, कहते हैं अभी और बढ़ाओ इसको। हमारे देश में एक खासदार हैं, उनका नाम है राजीव शुक्ला, और राज्यसभा में अभी खासदार हुए हैं थोड़े दिवस पूर्व। तो उन्होंने अभी थोड़े दिवस पूर्व कहा कि ये ₹3,00,000 मासिक जो हमारा खर्चा है ये कम है। तो उसको किसी ने पूछा कितना होना चाहिए, तो उसने कहा 12 लाख होना चाहिए कम से कम। तो फिर उनको पूछा गया, भाई 12 लाख रुपए महीने का आप ऐसा कौन सा काम करते हैं जो आपको इतना मिलना चाहिए? तो उन्होंने कहा अमेरिका में मिलता है इतना। तो अमेरिका चले जाओ, फिर यहां क्यों हो हिंदुस्तान? जाओ अमेरिका, हमने तो नहीं रोका है आपको, ले लो वहां का वीजा, चले जाओ। और अमेरिका में तो उल्टी हालत है, अभी जो गए हैं उन्हीं को पीट पीट के भगा रहे हैं अभी। तो अमेरिका में 12 लाख रुपए मासिक है, और वो तब है जब उनकी इकोनॉमी का स्केल और हमारी इकोनॉमी के स्केल में जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका का 1 साल का बजट हिंदुस्तान के 10 साल के बजट के बराबर है। तो जब उनका 1 साल का बजट 10 साल के हमारे बजट के बराबर है, उस बजट में वो 12 लाख रुपए महीने देते हैं। लेकिन एक माहिती मैं आपको देना चाहता हूं, वो ये, अमेरिका के किसी भी खासदार को ना तो मुफ्त में मोबाइल फोन मिलता है, ना मुफ्त में हवाई यात्रा करने को मिलती है, ना मुफ्त में रहने को घर मिलता है, ना मुफ्त की बीज मिलती है, ना मुफ्त का पानी मिलता है। उनको उतना ही टैक्स देना पड़ता है जितना दूसरे लोगों को देना पड़ता है। हमारे खासदार ये भूल जाते हैं जब ये कहते हैं। और अमेरिका ही क्यों, दुनिया के किसी भी देश में किसी भी खासदार को मुफ्त में मोबाइल फोन नहीं मिलता। ब्रिटेन में आप चले जाइए, ब्रिटेन में जितने भी एमपीज हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, सबको किराए के घर में रहना पड़ता है या अपने घर में रहना पड़ता है। सरकार किसी को घर नहीं देती, गाड़ी किसी को नहीं देती, भत्ता किसी को नहीं देती। हमारे ही देश में है ये व्यवस्था। तो इतनी भयंकर पगार का खर्च अपने देश का, और ये खर्चा कितना है? मैंने एक बार ये सब खर्चा जोड़ा, राष्ट्रपति से लेकर और नीचे हिंदुस्तान में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर तक पगार का खर्च एक बार मैंने जोड़ा। फिर बाद में मुझे लगा कि सरपंच को भी इसमें शामिल करूं, क्योंकि अब उनको भी पगार मिलने लगी है। तो 5,76,000 सरपंच हैं पूरे देश में, तो उनका भी खर्च मैंने जोड़ा, तो 1 बरस के पगार का ही खर्च 87,000 कोटी रुपए 1 बरस का। और ये जो 87,000 कोटी रुपए पगार के ऊपर खर्च होता है, वो हमारे देश की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। आप पूछोगे क्यों? आप सीधे से हिसाब जोड़ लो ना। अगर ये 87,000 कोटी बरस में खर्च नहीं होता, सीधे लोगों में बांट दिया जाता, तो भी एक एक व्यक्ति को इस देश में 8,700 रुपए बड़े आराम से बरस में मिल सकता था। नहीं करते, हम व्यवस्था ही नहीं चलाते, ना हमें संसद चलानी है, लोकसभा ना विधानसभा। बंद कर दो ये सब, क्योंकि आप चलाते हो हमारे लिए और हमारा ही काम होता नहीं, पगारवाड़ होती रहती। जब संसद में पगारवाड़ का विधेयक आता है, सब खासदार एक बाजू में हो जाते, कोई उस दिन विपक्ष नहीं होता, सब सत्ता पक्ष में आ जाते। और पगारवाड़ का विधेयक 3 मिनट में पारित होता है, बस 3 मिनट में। और मुझे इस बार इतना खराब लगा कि इसी वर्ष हिंदुस्तान में भूख से सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं, और इसी वर्ष अपने पुडारी पगारवाड़ में लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा दुख की बात है अपने देश, और दुख ही नहीं, शर्म आती है मुझे मेरे देश के पुडारियों। यही देश है जिसको भारत हम कहते हैं। 50 वर्ष पूर्व इस देश में ऐसे पुडारी होते थे जो देश के लिए सब कुछ दे सकते थे, घर में जो है वो भी निकाल के दे सकते। आप उन पुडारियों के नाम गिन लो। लोकमान्य तिलक, हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, सावरकर, महात्मा गांधी, ऐसे ऐसे आप लिस्ट बनाते जाओ, एक एक पुडारी का नाम लेते जाओ। चाफेकर बंधु, ये जितने भी नाम आप लेना चाहो ले सकते हो। इन सभी नाम लेने वालों के नेताओं के चरित्र लगभग क्या थे कि वो देश के लिए कुछ भी कर सकते थे। अपना घर देना हो तो घर दे सकते थे, बच्चों को दांव पर लगाना हो तो बच्चों को दांव पर लगा सकते थे, नौकरी छोड़नी हो तो नौकरी छोड़ सकते थे, धंधा छोड़ना हो तो धंधा छोड़ सकते थे, और किया है उन्होंने।
आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस तो आईसीएस में टॉपर थे और अंग्रेजों की सरकार में आईसीएस टॉप करना कोई मजाक बात नहीं थी। हिंदुस्तानियों को तो प्रवेश नहीं मिलता और उन्होंने अंग्रेजी लड़कों को पीछे छोड़ते हुए खुद टॉप किया था। वो बहुत बड़े पद पर नौकरी के लायक थे, लेकिन टॉपर होने के बाद भी नौकरी छोड़कर उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी, सब छोड़ दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बहुत अच्छे घर के बच्चे थे, चाहते तो करोड़ों रुपए कमा सकते थे, व्यापार कर सकते थे, लेकिन छोड़ दिया सब। चाफेकर बंधु भी ऐसे ही थे। हमारे देश में सावरकर की कोई कमी थी क्या योग्यता में? महात्मा गांधी की योग्यता कुछ कम थी क्या? बहुत बड़ी डिग्री थी उनके पास, बैरिस्टर थे, करोड़ों करोड़ों रुपए कमा सकते थे। लोकमान्य तिलक को देखो, लोकमान्य तिलक के पास बार एट लॉ की डिग्री थी, वो चाहते कोटिपति बन सकते थे, लेकिन इन सब ने देश के लिए सब कुछ न्योछावर किया, अपनी जान तक दी। पैसा तो कुछ भी नहीं होता, पैसा दान तो कोई भी कर सकता है, अपनी देह का दान करना, अपनी जान देना, अपनी कुर्बानी देना, ये तो ऊंची बात है। वो सब करने की मान्यता रखने वाले पुढ़ारी वो एक बाजू में और आजकल के हरामखोर पुढ़ारी दूसरे बाजू में।